नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मास्टर क्लास जेएच पर। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम सोशल साइंस इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर। अगर आप CTET या JTET पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि इस टॉपिक से हर साल कम से कम 2 से 3 प्रश्न सीधे NCERT के पैटर्न पर पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ इसके 2 पॉइंट नोट्स देखेंगे, बल्कि वीडियो के एंड में पिछले सालों में पूछे गए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट भी लगाएंगे। आज की क्लास को शुरू करते हैं। 5. मुगल साम्राज्य एवं अफगान। मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य दक्षिण एशिया, मुख्यतः भारतीय उपद्वीप में फैला एक शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य था, जिसने सन 1526 से 1857 तक शासन किया। अपनी शक्ति के चरम पर 17वीं और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ये साम्राज्य लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर नियंत्रण रखता था। मुगल कौन थे? मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान मृत्यु 1227 के वंशज थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर मृत्यु 1404 के वंशज थे। नोट: CTET, JTET पॉइंट। मुगल खुद को मंगोल या मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खान का नाम नरसंहार से जुड़ा था। वे खुद को तैमूरी कहलाने पर गर्व महसूस करते थे। इस साम्राज्य का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। प्रमुख मुगल शासक। ग्रेट मुगल्स। मुगल वंश में कई शासक हुए, लेकिन इसके उत्थान में 6 प्रमुख बादशाहों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। बाबर 1526 से 1530। 1. प्रारंभिक जीवन और भारत आगमन। मूल परिचय। बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनका जन्म 1483 में मध्य एशिया की एक छोटी सी रियासत फरगाना, वर्तमान उज़्बेकिस्तान में हुआ था। उत्तराधिकार। 1494 में केवल 12 वर्ष की आयु में इन्हें फरगाना की गद्दी मिली, लेकिन उज़्बेगों, एक अन्य मंगोल समूह के आक्रमण के कारण इन्हें अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी और कई वर्षों तक भटकना पड़ा। काबुल पर कब्जा। 1504 में बाबर ने काबुल, अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त की। भारत की ओर रुख। मध्य एशिया में असफल होने के बाद बाबर ने भारत की धन दौलत और राजनीतिक अस्थिरता, लोदी वंश की कमजोरी को देखकर भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। 2. बाबर द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध क्रमानुसार याद रखें। परीक्षा में इन युद्धों का क्रम या मिलान करने वाले प्रश्न अक्सर आते हैं। इसे याद रखने की एक प्रसिद्ध ट्रिक है: पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526। किसके बीच? बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच। परिणाम: बाबर की जीत हुई और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। CTET, JTET विशेष तथ्य। इस युद्ध में बाबर ने भारत में पहली बार तोपों, आर्टिलरी और बारूद का बड़े पैमाने पर उपयोग किया। उन्होंने तुगलमा युद्ध पद्धति, सैन्य घेराबंदी की नीति का इस्तेमाल किया, जिसने उनकी जीत सुनिश्चित की। खानवा का युद्ध 1527। किसके बीच? बाबर और मेवाड़ के शक्तिशाली राजपूत राजा राणा सांगा के बीच। परिणाम: बाबर की विजय हुई। इस युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने जिहाद, धर्म युद्ध का नारा दिया था और युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। चंदेरी का युद्ध 1528। किसके बीच? बाबर और राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच। परिणाम: बाबर विजयी रहा और मालवा क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। घाघरा का युद्ध 1529। किसके बीच? बाबर और अफगान शासकों महमूद लोदी के नेतृत्व में के बीच। परिणाम: बाबर की जीत हुई। ये युद्ध जल और थल, भूमि और नदी दोनों पर लड़ा गया था। 3.
साहित्य और आत्मकथा तुज़ुके बाबरी। बाबरनामा। बाबर केवल एक कुशल सेनापति ही नहीं, बल्कि एक उच्च कोटि का लेखक भी था। उसने तुर्की भाषा, चागताई तुर्की, में अपनी आत्मकथा लिखी, जिसे तुज़ुके बाबरी या बाबरनामा कहा जाता है। विषय वस्तु। इस पुस्तक में बाबर ने भारत के भूगोल, यहाँ के पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, मौसम और यहाँ के लोगों के जीवन स्तर का बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन किया है। अनुवाद। अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबरनामा का तुर्की से फारसी भाषा में अनुवाद किया था। 4. वास्तुकला और अन्य तथ्य। बागों का शौकीन। बाबर को व्यवस्थित और चौकोर बाग लगाने का बहुत शौक था। इन बागों को चारों ओर से दीवारों से घेरा जाता था और कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित किया जाता था। इन्हें 4 बाग पद्धति कहा जाता है, जिसे बाद में अकबर और शाहजहां ने बड़े पैमाने पर अपनाया। आरामबाग। बाबर ने आगरा में ज्यामितीय विधि पर आधारित एक बाग बनवाया, जिसे नूर अफगान, वर्तमान में आरामबाग, कहा जाता है। मृत्यु। 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। शुरुआत में उन्हें आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उनकी इच्छानुसार उनके शव को काबुल, अफगानिस्तान, ले जाकर दफनाया गया। परीक्षा उपयोगी। पिछले वर्षों के प्रश्न। भारत में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में और किसने किया था? उत्तर। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर ने। प्रश्न। बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? उत्तर। तुर्की भाषा में। हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556। 1. प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक। मूल नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं शब्द का अर्थ भाग्यशाली होता है, लेकिन इतिहास में वे सबसे बदकिस्मत मुगल शासक माने जाते हैं। साम्राज्य का विभाजन। एनसीईआरटी पॉइंट के अनुसार हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत का पालन करते हुए साम्राज्य बाबर की इच्छा को अपने भाइयों में बांट दिया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। कामरान, काबुल और कंधार। कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अफगानों के सामने कमजोर पड़ गए। अस्करी, संभल, हिंदाल, अलवर और मेवात। 2. शेरशाह सूरी के साथ संघर्ष और निर्वासन। हुमायूं के शासनकाल की सबसे बड़ी चुनौती बिहार और बंगाल के अफगान शासक शेरशाह सूरी, शेर खान, थे। इनके बीच 2 मुख्य युद्ध लड़े गए, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चौसा का युद्ध 1539। किसके बीच? हुमायूं और शेर खान के बीच गंगा नदी के तट पर। परिणाम। हुमायूं की करारी हार हुई। अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं ने घोड़े सहित गंगा नदी में छलांग लगा दी थी, जहां निजाम नामक एक भिश्ती ने उनकी जान बचाई थी। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540। किसके बीच? हुमायूं और शेर खान के बीच। परिणाम। इस युद्ध में हार के बाद हुमायूं को दिल्ली और आगरा छोड़ना पड़ा। भारत में मुगल वंश कुछ समय के लिए समाप्त हो गया और सूर राजवंश की स्थापना हुई। निर्वासन 1540 से 1555। हुमायूं को अगले 15 वर्षों तक सिंध और फारस, ईरान, में शरणार्थी की तरह भटकना पड़ा। फारस में उन्होंने सफाविद शाह की मदद ली। 3. सत्ता में वापसी 1555। सरहिंद का युद्ध 1555। शेरशाह सूरी की मृत्यु 1505 के बाद सूर साम्राज्य कमजोर हो गया था। हुमायूं ने अपने वफादार सेनापति बैरम खान की मदद से सूर शासक सिकंदर सूरी को हराकर दोबारा दिल्ली के तख्त पर अधिकार कर लिया। 4. मृत्यु और हुमायूं का मकबरा। मृत्यु 1556। दिल्ली में अपने द्वारा बनवाए गए पुस्तकालय शेर मंडल, दीनपनाह नगर की सीढ़ियों से गिरकर जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। इतिहासकार लेन पूल का प्रसिद्ध कथन। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। हुमायूं का मकबरा निर्माण। इसका निर्माण उनकी विधवा बेगम हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, ने करवाया था।
इसके वास्तुकार फारसी मूल के मिराक मिर्जा गियास थे। विशेषता CTET JTET पॉइंट, ये भारत का पहला भव्य दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। यह विशाल 4 बाग शैली के बीच में स्थित है। इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है, क्योंकि ताजमहल का डिजाइन इसी से प्रेरित था। 5. साहित्य। हुमायूंनामा। लेखिका। हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा उनकी बहन गुलबदन बेगम ने फारसी भाषा में लिखी थी, अकबर के अनुरोध पर। इस पुस्तक से मुगलों के घरेलू जीवन और हुमायूं के संघर्षों की बहुमूल्य जानकारी मिलती है। परीक्षा उपयोगी पिछले वर्षों के प्रश्न। प्रश्न: किस मुगल बादशाह को 15 वर्षों के लिए भारत से निर्वासित होना पड़ा था? उत्तर: हुमायूं को AD 540 से AD 555 तक। प्रश्न: हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? उत्तर: गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन। प्रश्न: किस ऐतिहासिक इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है? उत्तर: दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे को। अकबर 1556 से 1605। 1. प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक। जन्म 1542 में अमरकोट, सिंध के राणा वीरसाल के महल में हुआ, जब हुमायूं निर्वासन का जीवन जी रहे थे। कम उम्र में राज्याभिषेक। हुमायूं की अचानक मृत्यु के बाद 1556 में मात्र 13 वर्ष की आयु में पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ। बैरम खान का संरक्षण 1556 से 1560। शुरुआती 4 वर्षों तक हुमायूं के वफादार सेनापति बैरम खान अकबर के संरक्षक रहे। 2. महत्वपूर्ण युद्ध और साम्राज्य विस्तार। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556। अकबर बैरम खान के नेतृत्व में ने अफगान कमांडर हेमचंद्र को हराया। इस युद्ध ने दिल्ली पर मुगलों के नियंत्रण को दोबारा मजबूत किया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। अकबर के सेनापति मानसिंह और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। साम्राज्य का विस्तार NCERT पॉइंट। अकबर ने न केवल उत्तर भारत, मालवा, गोंडवाना, गुजरात, बिहार, बंगाल, बल्कि उत्तर पश्चिम में काबुल, कंधार, कश्मीर और दक्षिण में अहमदनगर, बरार और खानदेश को जीतकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। 3. प्रशासनिक सुधार। CTET और JTET में यहाँ से सबसे ज्यादा वैचारिक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत। अकबर ने नागरिक और सैन्य प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए मनसबदारी प्रणाली शुरू की। इसमें जात, पद और वेतन और सवार सैनिकों की संख्या के आधार पर अधिकारियों की रैंकिंग तय होती थी। टोडरमल का बंदोबस्त। जब्त प्रणाली। अकबर के राजस्व मंत्री राजा टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 के लिए कृषि भूमि का सर्वेक्षण किया। प्रत्येक फसल पर नकद कर तय किया गया, जिसे जब्त व्यवस्था कहा जाता था। प्रशासनिक विभाजन। अकबर ने साम्राज्य को प्रांतों में बांटा, जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबे के गवर्नर को सूबेदार कहा जाता था, जो राजनीतिक और सैन्य दोनों कार्य देखता था। वित्तीय अधिकारी को दीवान कहा जाता था। 4. धार्मिक और सामाजिक नीतियां। अकबर अपनी उदार और सहिष्णु धार्मिक नीतियों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। कर सुधार। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले धार्मिक कर जजिया 1564 में और तीर्थयात्रा कर को समाप्त कर दिया। इबादत खाना 1575। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने विभिन्न धर्मों ब्राह्मण, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जैन के विद्वानों के साथ चर्चा के लिए एक विचार विमर्श भवन इबादत खाना बनवाया। सुलह-ए-कुल। विभिन्न धर्मों के विद्वानों से बात करने के बाद अकबर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी धर्मों की मूल बातें अच्छी है। उन्होंने सार्वभौमिक शांति या सुलह-ए-कुल का विचार दिया, जिसका मुख्य आधार नैतिक शिक्षा, न्याय और सहिष्णुता था। दीन-ए-इलाही 1582। सुलह-ए-कुल के सिद्धांतों पर आधारित एक नया आचार संहिता धर्म शुरू किया, जिसे स्वीकार करने वाले प्रमुख हिंदू बीरबल थे।
5. साहित्य और नवरत्न। अकबरनामा। अकबर के करीबी मित्र और दरबारी कवि अबुल फजल ने फारसी भाषा में अकबर का इतिहास 3 भागों में लिखा, जिसे अकबरनामा कहते हैं। आइन अकबरी। अकबरनामा के तीसरे भाग को आइन अकबरी कहा जाता है। इसमें अकबर के प्रशासन, सेना, राजस्व और भारत की संस्कृति का अनूठा विवरण है। नवरत्न। अकबर के दरबार में 9 प्रसिद्ध विद्वान थे, जिनमें तानसेन संगीतकार, बीरबल सलाहकार, टोडरमल वित्त मंत्री, मानसिंह सेनापति और अबुल फजल प्रमुख थे। अनुवाद विभाग। अकबर ने महाभारत और रामायण जैसी हिंदू धार्मिक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया। महाभारत के फारसी अनुवाद को रज़्मनामा कहा जाता है। 6. वास्तुकला। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया और वहाँ कई शानदार इमारतें बनवाईं। बुलंद दरवाज़ा। गुजरात विजय की याद में बनवाया गया ये विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। जोधाबाई महल, पंचमहल और सलीम चिश्ती की दरगाह। इन्होंने आगरा का लाल किला और इलाहाबाद का किला भी बनवाया। CTET JTT के पिछले वर्षों के प्रश्न। अकबर के शासनकाल का इतिहास बताने वाली पुस्तक आइन अकबर के लेखक कौन हैं? उत्तर, अबुल फजल। प्रश्न। अकबर द्वारा प्रतिपादित सुलह के विचार का क्या अर्थ था? उत्तर, सार्वभौमिक शांति और धार्मिक सहिष्णुता। प्रश्न। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया था? उत्तर, रज़्मनामा। युद्धों की पुस्तक। जहांगीर 1605 से 1627। 1. प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक। मूल नाम। अकबर के पुत्र का मूल नाम सलीम था। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अकबर उन्हें प्यार से शेखू बाबा भी कहते थे। उपाधि। 1605 में गद्दी पर बैठते समय उन्होंने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का अर्थ विश्व विजेता की उपाधि धारण की। विद्रोह। गद्दी पर बैठते ही जहांगीर को अपने बड़े पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को खुसरो की मदद करने के आरोप में मृत्युदंड दे दिया था। ये तथ्य परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। 2. न्याय की जंजीर। जहांगीर इतिहास में अपनी न्यायप्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने आगरा के किले के शाह बुर्ज और यमुना नदी के तट पर स्थित एक पत्थर के खंभे के बीच सोने की एक लंबी जंजीर बंधवाई थी, जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता था। कोई भी पीड़ित व्यक्ति इस जंजीर की घंटियों को बजाकर सीधे बादशाह से न्याय की गुहार लगा सकता था। 3. नूरजहां का प्रभाव। 1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह किया और उन्हें नूरजहां, संसार की ज्योति, की उपाधि दी। प्रशासन में भूमिका। NCERT पॉइंट। नूरजहां अत्यधिक बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी महिला थी। वे मुगल प्रशासन में बहुत प्रभावशाली थी। जहांगीर ने नूरजहां के सम्मान में चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक तरफ जहांगीर का नाम और दूसरी तरफ बेगम नूरजहां के नाम से उत्कीर्ण लिखा था। मुगल शाही फरमानों पर भी नूरजहां के हस्ताक्षर होने लगे थे। 4. चित्रकला का स्वर्ण युग। CTET JTET मुख्य बिंदु। जहांगीर का शासनकाल मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। जहांगीर कला के बहुत बड़े पारखी थे। उनका दावा था कि वे किसी भी चित्र को देखकर ये बता सकते हैं कि उसे किस चित्रकार ने बनाया है, या यदि एक ही चित्र के अलग अलग हिस्से जैसे आँख, भौहें अलग अलग चित्रकारों ने बनाए हों तो भी वे उनके नाम बता सकते थे। प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर, पशु पक्षियों और प्राकृतिक दृश्यों के विशेषज्ञ, और अबुल हसन। 5. विदेशी यात्रियों का आगमन। जहांगीर के समय ही भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव मजबूत होने लगी थी। व्यापारिक रियायतें मांगने के लिए 2 प्रमुख अंग्रेज अधिकारी उनके दरबार में आए। कैप्टन हॉकिंस 1608। ये इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी।
सर थॉमस रो 1615। इन्होंने जहांगीर से भारत में व्यापार करने और कारखाने, फैक्ट्री खोलने की औपचारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता पाई। 6. साहित्य और आत्मकथा। तुज़ुक-ए जहांगीरी। बाबर की तरह जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। हालांकि ये पुस्तक फारसी भाषा में लिखी गई थी। इसमें उन्होंने अपने जीवन, शासन और न्याय व्यवस्था का वर्णन किया है। परीक्षा उपयोगी पिछले वर्षों के प्रश्न। किस मुगल बादशाह का काल चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है? उत्तर, जहांगीर का काल। प्रश्न, ब्रिटिश दूत सर थॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? उत्तर, जहांगीर। 1615। प्रश्न, किस मुगल बेगम के नाम पर चांदी के सिक्के जारी किए गए थे और जो प्रशासनिक कार्यों में सीधे हस्तक्षेप करती थी? उत्तर, नूरजहां। मेहरुन्निसा। शाहजहां। 1628 से 1658। 1. प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक। मूल नाम, जहांगीर के पुत्र का बचपन का नाम खुर्रम था। उपाधि, दक्षिण भारत, अहमदनगर की सैन्य सफलताओं के कारण जहांगीर ने उन्हें शाहजहां, संसार का राजा, की उपाधि दी थी। 1628 में वे आगरा के सिंहासन पर बैठे। उनकी प्रिय बेगम का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, जिन्हें इतिहास में मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। 2. वास्तुकला का स्वर्ण युग। CTET, JTET मुख्य बिंदु। शाहजहां का शासनकाल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहलाता है। उन्होंने संगमरमर, मार्बल का अत्यधिक उपयोग करके भव्य इमारतों का निर्माण कराया। ताजमहल, आगरा, अपनी बेगम मुमताज महल की याद में यमुना नदी के तट पर सफेद संगमरमर से इसका निर्माण कराया। इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। शाहजहानाबाद, दिल्ली। शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया और एक नया शहर शाहजहानाबाद बसाया। लाल किला, दिल्ली। इसी शहर के भीतर उन्होंने लाल बलुआ पत्थर से प्रसिद्ध लाल किला बनवाया। जामा मस्जिद, दिल्ली। ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मयूर सिंहासन, तख्त-ए-ताउस। शाहजहां ने अपने बैठने के लिए एक रत्न जड़ित सिंहासन बनवाया था, जिसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। इसे बाद में 1739 में नादिर शाह लूटकर ईरान ले गया। 3. वास्तुकला और राजशाही की अवधारणा। NCERT विशेष। CTET, JTET में यहाँ से वैचारिक और पेडागोजी से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। पित्रादूरा, उत्कीर्णित संगमरमर या बलुआ पत्थर पर रंगीन, कीमती पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूने। शाहजहां ने इसका भरपूर प्रयोग किया। सिंहासन और किबला की दिशा। दिल्ली के लाल किले के दीवाना में शाहजहां के सिंहासन के पीछे पित्रादूरा के काम की एक श्रृंखला थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। राजा ईश्वर की प्रतिछाया। सिंहासन को इस प्रकार रखा गया था कि जब दरबार चलता था तो सभी लोग उसकी ओर पीठ करके बैठते थे, जो कि नमाज के समय मक्का की दिशा, किबला, होती थी। इन वास्तुशिल्पीय लक्षणों का उद्देश्य ये संकेत देना था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। 4. साम्राज्य विस्तार और उत्तराधिकार का युद्ध। सैन्य अभियान। शाहजहां के समय में दक्कन, दक्षिण भारत में मुगलों का अभियान जारी रहा। अफगान अभिजात खानजहां लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध युद्ध हुआ और बुंदेलों की हार हुई। उत्तराधिकार का युद्ध। 1557 से 1558 शाहजहां के 4 पुत्रों दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद के बीच गद्दी के लिए भीषण युद्ध हुआ। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा और उदार पुत्र था, जिसने उपनिषदों और भगवद गीता का फारसी में अनुवाद सिर अकबर करवाया था। औरंगजेब की विजय। इस खूनी संघर्ष में औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों की हत्या कर दी और अपने वृद्ध पिता शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बना दिया। अंतिम दिन
शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष आगरा के किले के शाह बुर्ज में एक बंदी के रूप में बिताए, जहां से वे केवल ताजमहल को देख सकते थे। 1666 में उनकी मृत्यु हो गई। 5. विदेशी यात्रियों का विवरण। शाहजहां के काल में कई यूरोपीय यात्री भारत आए, जिन्होंने तत्कालीन समाज और वास्तुकला का विवरण दिया। फ्रांसवा बर्नियर और जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, फ्रांसीसी यात्री। निकोलाओ मनुची, इतालवी लेखक और यात्री। परीक्षा उपयोगी पिछले वर्षों के प्रश्न। किस मुगल सम्राट के काल को वास्तुकला, आर्किटेक्चर का स्वर्ण युग कहा जाता है? उत्तर, शाहजहां का काल। प्रश्न, पित्रादूरा तकनीक का सर्वाधिक प्रयोग किस मुगल शासक के स्मारकों में देखने को मिलता है? उत्तर, शाहजहां, जैसे ताजमहल और लाल किला। प्रश्न, शाहजहां के किस पुत्र ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था? उत्तर, दारा शिकोह। औरंगजेब, 1658 से 1707। 1. सत्ता पर कब्जा और उपाधि। राज्याभिषेक। अपने भाइयों दारा शिकोह, शुजा और मुराद को उत्तराधिकार के युद्ध में हराकर और पिता शाहजहां को कैद करके औरंगजेब गद्दी पर बैठे। उनका राज्याभिषेक 2 बार 1658 और 1659 हुआ था। उपाधि। गद्दी पर बैठते समय उन्होंने आलमगीर, विश्व विजेता की उपाधि धारण की। उन्हें उनके सादे जीवन और कठोर अनुशासन के कारण जिंदा पीर भी कहा जाता था। 2. साम्राज्य का चरम विस्तार और सैन्य अभियान। भौगोलिक विस्तार, NCERT पॉइंट। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य भौगोलिक रूप से अपने सबसे बड़े विस्तार, चरम सीमा पर पहुंच गया था। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में जिंजी तक और पश्चिम में गजनी से लेकर पूर्व में असम तक उनका नियंत्रण था। उत्तर पूर्व 1663 में अहोमों, असम को पराजित किया गया, लेकिन उन्होंने बाद में पुनः विद्रोह कर दिया। दक्कन, दक्षिण भारत की नीति। औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष 1681 से 1707 दक्षिण भारत में मराठों को दबाने में बिताए। उन्होंने 1686 में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाया। 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में शामिल किया। 3. प्रमुख क्षेत्रीय विद्रोह और नीतियां। औरंगजेब की कठोर और अनुदार नीतियों के कारण साम्राज्य के कई हिस्सों में विद्रोह हुए, जो मुगलों के पतन का कारण बने। सिखों से संघर्ष। सिखों के नुवें गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया, जिसके कारण 1675 में औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली में मृत्युदंड दे दिया। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों के खिलाफ खालसा पंथ की स्थापना की। मराठों से संघर्ष। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को कड़ी चुनौती दी। औरंगजेब के सेनापति जयसेन ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 की। जब शिवाजी आगरा के मुगल दरबार में आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया और उन्हें नजरबंद कर दिया, जहां से शिवाजी चतुराई से भाग निकले और खुद को स्वतंत्र राजा घोषित किया। राजपूत, जाट और सतनामी विद्रोह। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों, मथुरा के जाटों और सतनामियों ने भी औरंगजेब के खिलाफ बड़े विद्रोह किए। 4. धार्मिक और प्रशासनिक बदलाव। CTET, JTET में यहाँ से सीधे कथन स्टेटमेंट्स वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। जजिया कर की पुनरावृत्ति। अकबर द्वारा समाप्त किए गए गैर मुस्लिम धार्मिक कर जजिया को औरंगजेब ने 1679 में दोबारा लागू कर दिया। उन्होंने तीर्थयात्रा कर भी फिर से लगा दिया। मनसबदारी संकट। NCERT विशेष। औरंगजेब के समय मनसबदारों की संख्या में इतनी अत्यधिक वृद्धि हो गई कि जागीरों, राजस्व भूमि की कमी हो गई। इसके कारण जागीरदार अपने नियंत्रण की छोटी अवधि में किसानों से अधिक राजस्व वसूलने की कोशिश करते थे, जिससे कृषि व्यवस्था संकट में आ गई और किसानों ने विद्रोह कर दिए। सांस्कृतिक पाबंदियां। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी।
हालांकि वे खुद एक कुशल वीणा वादक थे। झरोखा दर्शन और तुलादान जैसी प्रथाओं को बंद कर दिया। 5. वास्तुकला और मृत्यु। बीबी का मकबरा, औरंगाबाद। औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया। इसे द्वितीय ताजमहल या ताजमहल की फोहनकल भी कहा जाता है। मोती मस्जिद। दिल्ली के लाल किले के अंदर इन्होंने सफेद संगमरमर की मोती मस्जिद बनवाई। मृत्यु 1707 में अहमदनगर, महाराष्ट्र में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें खुलदाबाद, दौलताबाद में एक अत्यंत साधारण सूफी संत की दरगाह के पास दफनाया गया। उनकी मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से शुरू हो गया। परीक्षा उपयोगी पिछले वर्षों के प्रश्न। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में साम्राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक था और मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी? उत्तर, औरंगजेब। प्रश्न। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? उत्तर, 9वें गुरु तेग बहादुर जी को 1675 ई। प्रश्न। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में मिलाया था? उत्तर, बीजापुर 1686 और गोलकुंडा 1687। CTET, JTET विशेष। मुगल साम्राज्य मॉक टेस्ट। प्रश्न 1। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किस युद्ध के बाद पड़ी थी? आ. प्लासी का युद्ध। बी. पानीपत की पहली लड़ाई। सी. खानवा का युद्ध। डी. हल्दी घाटी का युद्ध। उत्तर, बी. पानीपत की पहली लड़ाई। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न 2। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए बाबरी, बाबरनामा, मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? आ. फारसी। दी. अरबी। सी. चागताई तुर्की। डी. उर्दू। उत्तर, सी. चागताई तुर्की। बाबर की आत्मकथा मूल रूप से तुर्की भाषा में थी। बाद में अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया। प्रश्न 3। किस मुगल सम्राट को अपने जीवन में 15 वर्षों तक भारत से बाहर निर्वासित रहना पड़ा था? आ. बाबर। बी. हुमायूं। सी. अकबर। डी. जहांगीर। उत्तर, बी. हुमायूं 1540 में कन्नौज, बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं को 15 वर्षों 1540 से 1555 तक भारत से बाहर निर्वासित रहना पड़ा था। प्रश्न 4। हुमायूंनामा की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? आ. अबुल फजल। बी. गुलबदन बेगम। सी. हाजी बेगम। डी. नूरजहां। उत्तर, बी. गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी, जिससे उस समय के घरेलू जीवन की जानकारी मिलती है। प्रश्न 5। अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था, जिसके तहत पिछले 10 वर्षों की फसलों और कीमतों का सर्वेक्षण किया जाता था? आ. इक्ता प्रणाली। बी. जब्त प्रणाली। सी. चौथ प्रणाली। डी. सरदेशमुखी। उत्तर, बी. जब्त प्रणाली। अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 के आंकड़ों के आधार पर जब्त राजस्व प्रणाली तैयार की थी। प्रश्न 6। अकबर द्वारा प्रतिपादित सुलह के विचार का मुख्य आधार क्या था? आ. केवल इस्लाम का प्रसार। बी. सैन्य विजय और विस्तार। सी. सार्वभौमिक शांति और धार्मिक सहिष्णुता। डी. कला और साहित्य का विकास। उत्तर, सी. सार्वभौमिक शांति और धार्मिक सहिष्णुता। सुलह-ए-कुल का अर्थ सार्वभौमिक शांति था। ये नीति ईमानदारी, न्याय और शांति जैसे नैतिक मूल्यों पर आधारित थी। प्रश्न 7। प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ आइन अकबर के लेखक कौन हैं? आ. राजा टोडरमल। बी. बीरबल। सी. अबुल फजल। डी. फैजी। उत्तर, सी. अबुल फजल। अबुल फजल ने
अकबरनामा लिखा था, जिसके तीसरे भाग को आइन अकबरी कहा जाता है। इसमें अकबर के प्रशासन का वर्णन है। प्रश्न 8। मुगल प्रशासन में मनसब शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? आ. एक सैन्य हथियार के लिए। बी. एक प्रशासनिक पद या ओहदे के लिए। सी. एक विशेष धार्मिक कर के लिए। डी. कृषि भूमि के प्रकार के लिए। उत्तर बी. एक प्रशासनिक पद या ओहदे के लिए मनसब का अर्थ एक पद से था। इसके तहत जात, वेतन और प्रतिष्ठा और सवार घुड़सवारों की संख्या तय की जाती थी। प्रश्न 9। किस मुगल सम्राट का शासनकाल मुगल चित्रकला पेंटिंग का स्वर्ण युग माना जाता है? आ. अकबर। बी. जहांगीर। सी. शाहजहां। डी. औरंगजेब। उत्तर बी. जहांगीर। जहांगीर के काल में लघु चित्रकला मिनिएचर पेंटिंग अपने शिखर पर थी, इसलिए इसे चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न 10। ब्रिटिश दूत सर थॉमस रो व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? आ. अकबर। बी. जहांगीर। सी. शाहजहां। डी. औरंगजेब। उत्तर बी. जहांगीर। सर थॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में आए थे और उन्होंने अंग्रेजों के लिए व्यापारिक कोठियां खोलने की अनुमति प्राप्त की थी। प्रश्न 11। संगमरमर पर कीमती पत्थरों को दबाकर सुंदर और अलंकृत नमूने बनाने की तकनीक पित्रादूरा का सर्वाधिक प्रयोग किसके काल में हुआ? आ. हुमायूं। डी. अकबर। सी. जहांगीर। डी. शाहजहां। उत्तर डी. शाहजहां। पित्रादूरा तकनीक का सबसे बेहतरीन उपयोग शाहजहां द्वारा बनवाए गए ताजमहल और दिल्ली के लाल किले में देखने को मिलता है। प्रश्न 12। शाहजहां के किस पुत्र ने उपनिषदों और भगवद गीता का फारसी भाषा में सिरग नाम से अनुवाद करवाया था? आ. औरंगजेब। बी. दारा शिकोह। सी. शाह शुजा। डी. मुराद बख्श। उत्तर बी. दारा शिकोह। शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह एक महान विद्वान था, जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया था। प्रश्न 13। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल साम्राज्य भौगोलिक रूप से अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था? आ. अकबर। बी. शाहजहां। सी. जहांगीर। डी. औरंगजेब। उत्तर डी. औरंगजेब। औरंगजेब के समय बीजापुर 1686 और गोलकुंडा 1687 को मिलाने के बाद मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार पर पहुंच गया था। प्रश्न 14। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को सिखों के अधिकारों और धार्मिक नीतियों का विरोध करने पर 1675 में मृत्युदंड दिया था? आ. गुरु अर्जुन देव जी। बी. गुरु तेग बहादुर जी। सी. गुरु गोविंद सिंह जी। डी. गुरु हरगोविंद जी। उत्तर बी. गुरु तेग बहादुर जी। सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर शहीद करवा दिया था, जबकि 5वें गुरु अर्जुन देव जी को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। प्रश्न 15। औरंगजेब ने अकबर द्वारा समाप्त किए गए गैर मुस्लिम धार्मिक कर जजियात को किस वर्ष दोबारा लागू किया था? आ. 1564। बी. 1658। सी. 1679। डी. 1707। उत्तर सी. 1679। औरंगजेब ने अपनी कट्टर धार्मिक नीतियों के तहत 1679 में हिंदुओं पर दोबारा जजिया कर लगा दिया था, जिसे अकबर ने 1564 में हटा दिया था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक पर। धन्यवाद।